न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास शो जनवाणी में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस वक्त हमारी मौजूदगी है देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं और बीते 2 आम चुनाव यानी कि 2014 और 2019 से लगातार इन 5 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती रही है। भाजपा इस बार फिर से जीत की हैट्रिक इन 5 सीटों पर बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस जीत के रथ को रोकने का दम भर रही है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो डबल इंजन की सरकार के साथ में कह रही कि साहब मोदी जी की गारंटी के साथ हम जनता तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ये कह रही है कि वो जनता के साथ हो रहे अन्याय को न्याय में बदलने की बात करके जनता का समर्थन हासिल करना चाहती है। तो सभी राजनीतिक दलों की बात की जाए या फिर प्रत्याशियों की बात की जाए या अन्य छोटे दलों की बात की जाए, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में लगा हुआ है अपने दावे और वादों के साथ में। लेकिन जनता के भी अपने बहुत से मसले और मुद्दे होते हैं जिसके लिए एक मंच की जरूरत होती है, और हम दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से इसी मंच को देहरादून में लेकर आए हैं। जनवाणी के इस मंच को हमारी कोशिश होगी तमाम नेता अपनी बात तो रखें, लेकिन सबसे ज्यादा जनता के मसले और मुद्दे यहाँ पे निकल के आए और उनका जवाब हम अपने यहाँ मौजूद मेहमानों से, जो कि राजनीतिक दलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले चरण का जब वोटिंग होगी आने वाले 19 अप्रैल को, तो उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग होने जा रही है। तो पहले दौर में शुरुआत देवभूमि से भी होने जा रही है अन्य राज्यों के साथ में। तो आइए हम मिलकर शुरुआत करते हैं इस बेहद खास कार्यक्रम की, और हमारे साथ मेहमानों का बहुत ही खास पैनल मौजूद है, उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। मेरे साथ इस वक्त मंच पे मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा सवाल रहेंगे। डबल इंजन सरकार की बात करते हैं राज्य में भी और केंद्र में भी। और इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी हैं, क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सर, आपका बहुत स्वागत, जोरदार तालियां, क्योंकि कांग्रेस लगातार एक जवाबी टक्कर देती आई है, चाहे पिछला विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी दमखम से मौजूद है। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मीडिया प्रभारी हैं यूकेडी के। यूकेडी वो दल है, एक तरीके से कह सकते हैं, या उत्तराखंड के आंदोलन के समय जो पार्टी उपजी जिसने उत्तराखंड को बनाने का लगातार प्रयास किया, तो निश्चित तौर से एक समय इनकी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी मौजूदगी थी, लेकिन मौजूदा समय में कितना वो प्रासंगिक है, ये सवाल आज के समय में उनसे बनता है। आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा चौथे खास मेहमान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण शर्मा जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण शर्मा जी निष्पक्ष तरीके से तमाम राजनीतिक वायदों के बीच में आखिर किस प्रकार की स्थिति, जमीनी हालात हैं, उसका मूल्यांकन करके हम तक बताएंगे। लेकिन इन तमाम मंच पे मौजूद चारों मेहमानों से बढ़ के हमारे साथ जो सबसे खास मेहमान है वो है आप सब तमाम जनता, जो कि प्रबुद्ध जनता उत्तराखंड की। एक बार फिर से जोरदार तालियां अपने लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक मतदान में भी हिस्सेदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र का पर्व अपने आप में बेहतर नहीं होता, और इसी प्रकार से जब तक ऐसे डिबेट में आपके सवालों की भागीदारी ना हो तो उस प्रकार का मजा आता नहीं है लोकतंत्र का। तो उम्मीद है आपके सवाल जरूर निकल के आएंगे, तीखे सवाल भी होंगे और तमाम मेहमानों से हम जवाब भी लेंगे। शुरुआत करते हैं नरेश बंसल जी आपसे ही, क्योंकि आप डबल इंजन सरकार की बात लगातार करते हैं, और ऐसे में हैट्रिक कैसे करेंगे, क्योंकि आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप असल मुद्दों से इतर हटके भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, और शायद इस बात की कोशिश आप इस बार भी कर रहे हैं। नरेश जी, देखिए, मोदी जी की 10 साल की सरकार का जो चित्र है देश के सामने, वो किसी भी क्षेत्र में देखें, मैं 100 से ऊपर कारण ऐसे बता सकता हूँ जिसके कारण लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को वोट देंगे। वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का मामला हो, कोरोना में जब आय के साधन समाप्त हो गए तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना हो, गरीब लोगों को जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना हो, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज पहली बार देश के अंदर हुआ है। गरीब आदमी जो रोज़ खाता है, रोज़ कमाता है, सुबह घर से निकलता है, शाम को आएगा कि नहीं आएगा, पिछले 60-70 सालों में कभी किसी ने उसके बारे में विचार नहीं किया
केवल 12 रुपए में उसको 2 लाख रुपए का सुरक्षा चक्र ये मोदी जी ने दिया। उसी गरीब को 330 रुपए में सुरक्षा चक्र मोदी जी ने 2 लाख का और दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जनधन के खाते, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, 52 करोड़ जनधन के खाते खुले। 4 करोड़ से ऊपर लोगों को मकान दिए गए, जिसके अंदर शौचालय भी है, जिसके अंदर उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी है, नल से पानी भी है। पहली बार गरीबों को इस प्रकार के मिले। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। 33% आरक्षण देने का बिल मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट ने पास किया। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमने पूरा किया। भविष्य में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की ओर हम आगे चल रहे हैं। नौजवानों के लिए मेक इन इंडिया स्टार्टअप, जब मोदी जी आए 2014 में तो 350 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप है। जब मोदी जी आए तो 2 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, आज 100 से ऊपर है। आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जीबी डाटा हमारे यहाँ सबसे सस्ता है। तो सब प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। विदेशों में मान सम्मान बढ़ा है। आस्थाओं के प्रश्नों को हमने यहाँ के मानस की आस्था के अनुसार हल किया है, चाहे वो 500 साल बाद भगवान राम के जन्मभूमि का मामला हो, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। लेकिन लोग गाली देते रहे, कहते रहे कि राम तो हुए ही नहीं, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देते रहे। और यहाँ तक कि जब राम मंदिर बन गया, भव्य प्रतिष्ठापना हुई, तब भी जाने से लोगों को रोका गया। जो चले गए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत की। भगवान राम से इतनी नफरत, सनातन से इतनी नफरत। नरेश जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि आप इसी तरीके से भावनात्मक मसला लेकर आते हैं और गेम चेंज एक तरीके से हो जाता है। मैं आता हूं आपके पास में। सूर्यकांत जी हमारे साथ मौजूद। सूर्यकांत जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, चुनाव से पहले ही एक भगदड़ सी दिखाई पड़ रही है तमाम बड़े नेताओं का, जो कि बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक परसेप्शन बनता है कि क्या कांग्रेस अपने आप में एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है, पार्टी खुद को सजो के क्यों नहीं रख पा रही है, परिवार में ये बिखराव क्यों हो रहा है। ये चुनाव से पहले स्थिति आपको लगता है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगी? देखिए, बात सच है कि कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी पार्टी छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी में ही लोग गए। बहादुर लोग वो होते हैं। मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन भगोड़ा जी का शिष्य हूँ और भगोड़ा जी ने भी पार्टी छोड़ी, लेकिन भगोड़ा जी ने सत्ता ठुकराई, सत्ता छोड़ी और चुनौती देकर के विपक्ष में गए। आज जो लोग जा रहे हैं उसका कारण पूरा देश जान गया। ये जो 8,500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से इन्होंने इकट्ठा किया, वो इसीलिए तो किया। सीडी की, ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेट डलवा करके, और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तो मैं धन्यवाद कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने पूरे देश के सामने तस्वीर साफ कर दी। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सच अगर जनता के सामने ना आता, उस पैसे का कहां उपयोग हो रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। और संवैधानिक संस्थाएं, जांच एजेंसियां जिन कामों के लिए थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही हैं। नरेश जी, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है और दुनिया में क्या कहा जाए, सबके सामने चीज है और इस पर लगातार कांग्रेस चर्चा कर रही है कि साहब कैसे आप एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं और देश चर्चा कर रहा है। बिल्कुल। तो इस आरोप को लेकर क्या कहेंगे? सिलसिला को स्पेसिफिकली उन्होंने कहा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारी मौजूदगी, इस बात का जवाब बनता है। मैं देता हूं जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जहां तक सवाल है, पहली बार देश के अंदर एक ईमानदार कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संवैधानिक है। बीच में नहीं बोला आपके। मैं आपके आरोप का जवाब ले रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं मुझे जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिए। नरेश जी, हाँ करिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा पहली बार एक ईमानदार कोशिश हुई। उससे पहले कहां कितना चंदा आ रहा था पता ही नहीं चलता था। नंबर 1 में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता था व्यक्ति और जिसको देना होता था देता था, वो बैंक के माध्यम से होता था। इलेक्ट्रल बॉन्ड थे, बात आई तो आज पता लगा किस किस को मिला है। आज ये बात तो कह रहे हैं कि हमको 8,500 करोड़ मिला। 20,000 करोड़ में से 14, 12, 13,000 करोड़ तो विपक्षियों को मिला है। 1,500 करोड़ कांग्रेस को भी मिला है जी। दूसरी पार्टी टीएमसी को मिला है। कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसको नहीं मिला है। जिनकी एक एक सूबे में सरकार है, जिनके 42 एमपी, हमारे तो 303 एमपी हैं। 17 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। आखिर राजनीतिक दलों को लोग चंदा देते ही हैं,
चंदा उसमें दिया तो उसमें कौन सी गलत बात होगी। शांति जी, क्योंकि यूकेडी से आप हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद से आपकी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जे को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। ऐसे में क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है कि जिस प्रकार की उम्मीदें, आकांक्षाएं राज्य की जनता के लिए आपने उठाई थी और सत्ता की वजह से आज आप उनका विश्वास खो चुके हैं उस राज्य के लिए जिसकी लड़ाई आप लड़ते हुए कभी नजर आते थे? सवाल का जवाब दूं उससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। समय का थोड़ा सीमा ध्यान रखिएगा, आपसे निवेदन। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ। देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी होता है। हम देवभूमि के लोग हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में कर्मचारियों के माध्यम से है, पेंशन के माध्यम से है, मनी ऑर्डर व्यवस्था है हमारे यहाँ। आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अग्निवीर की चोट मारकर नौजवान बच्चों के रोजगार को छीन लिया गया है, दूसरी तरफ मेरा यह सवाल आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, क्योंकि यहाँ जो भी चुनाव जीत रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जीत रहा है और प्रधानमंत्री को देख के ही वोट भी पड़ रहा है। सर, देश का चुनाव हो रहा है सर। मेरा ये मानना है, हमारे उत्तराखंड का ये मानना है कि कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र में यदि रोजगार नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपसी सर फुटबॉल की खबरें भी लगातार चर्चा में रहती हैं। ये सब अखबारी खबरें हैं। नहीं, ये चलिए ठीक है, ये जनता तय करेगी। अरुण जी, क्योंकि आप एक पत्रकार के नाते से यहाँ पे मौजूद हैं और आप तमाम राजनीतिक दलों को सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता स्थानीय क्षेत्रीय मसलों और मुद्दों पर कहीं वोट करने के लिए निकलेगी या ज्यादा राष्ट्रीय मसले दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि देश का चुनाव है? क्या एक अहम मसले होने वाले हैं इस बार के चुनाव में? यहाँ पे देखिए, पिछले 2 विधानसभा चुनाव और पिछले 2 लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो तमाम मुद्दे थे यही। भू कानून भी था, बेरोजगारी भी थी, सड़क भी था, पानी भी था, बिजली भी था, स्वास्थ्य भी था, शिक्षा भी था। मुद्दे हर चुनाव में वही होते हैं, लेकिन मुद्दों के साथ साथ जमीन में कौन काम कर रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाती रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संगठन के स्तर पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस नाकाम रही है। जैसे भाजपा ने पन्ना प्रमुख तक बना रखे, अपने तमाम बड़े छोटे नेताओं को पन्ना प्रमुख बना दिया जी, लेकिन ये परिपाटी कांग्रेस में नहीं आई। कांग्रेस में कई जगह तो बूथ कमेटियां नहीं है। तो ये स्थिति की वजह से भाजपा को ये लाभ मिलता है जो इनका संगठनात्मक रवैया है जी, या हम कहें कि एक संगठनात्मक दीवार है जो इन्होंने जनता के बीच में तैयार की है, उसका लाभ भाजपा को मिलता है। मुद्दे इस चुनाव में भी वही हैं, 22 के चुनाव में भी वही थे, विधानसभा के 19 के लोकसभा चुनाव में भी वही थे, तमाम मुद्दे वही हैं। मुद्दे बदले नहीं है, लेकिन जनता किसको पसंद करती है अल्टीमेट बाद में जाके यही तय होगा कि जनता किसको पसंद करती है। जनता निश्चित तौर पर जो संगठनात्मक लगातार उनके साथ जुड़ा रहेगा उसी के साथ जाएगी। ठीक है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से इन तमाम मसले और मुद्दों को लेकर बात आगे बढ़ती है। और फिलहाल हमारे साथ एक खास मेहमान फ्रंट रो में बैठी हैं, बसंती बिष्ट जी हैं। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और आप लोक गायिका हैं, उत्तराखंड की पहचान के तौर पर जानी जाती हैं। और भगवान और देवताओं के आह्वान के लिए जब जागर गाया जाता है, उसके लिए आप एक तरीके से कहा जाए उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के लिए एक मान सम्मान का विषय। मैम, इस मौके पर क्योंकि इस वक्त नवरात्रि चल रहा है, एक छोटा सा जागर हो जाए। और माँ भगवती को याद करते हैं हम, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सुफल हे जयानंदा तुम्हारी हे जातरा, हे खबोरी सरस्वती दिया कपाली हे माँ भागा, हे गायों दिया दूधा नंदा मनख्यों दिया बोदा। बस धन्य धान हो हमारा देश प्रदेश, हमारे लोग खुशहाल रहें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से। बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति और ज़मीन से जुड़े रहें। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नरेश जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और सवाल मंच से ही निकला कि किस प्रकार से पलायन हो, रोजगार हो, एक ऐसा मसला आपके तमाम दावों के बाद भी बना हुआ है और चर्चा का विषय है। आखिर इतने तमाम आपके विकास के दावों के बाद भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों मुखर हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक पलायन की बात है, इस पर बड़ी भावनात्मक के बजाय संजीदगी से विचार करना पड़ेगा। पलायन की समस्या केवल पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है। मैं जगह जगह जाता हूँ, मैदानों में भी गाँव के लोग शहरों पर आए हैं।
रोजगार के लिए भी आए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आए हैं, 10 तरह की चीज़ों के लिए आए हैं। सब जगह ये हुआ है। लेकिन गाँव में भी और गाँव के आसपास रोजगार के माध्यम खड़े हों, इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमारी सरकार ने पलायन आयोग बनाया, उसने 2 लाख लोगों के साथ संवाद किया, उनके सुझाव लिए, उसके आधार पर पलायन रोकने के लिए या रिवर्स पलायन करने के लिए प्रवासी सम्मेलन भी हुए, रहबार भी हुए और स्टे होम योजना, जी, चंद्रवीर सिंह गढ़वाली योजना, इसके अंतर्गत नौजवानों को लोन दे करके, नौजवानों को सहायता दे करके बड़ी मात्रा में रोजगार, क्योंकि हमारा देश, हमारा प्रदेश टूरिज्म पर आधारित है, तीर्थाटन और टूरिज्म, जी, ये हमारा प्रमुख वो है। इसके लिए जो बुनियादी ढांचा है उसको विकास किया गया, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। आज इसकी ऑल वेदर रोड हो रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, बागेश्वर टनकपुर पर रेल लाइन का काम हो रहा है, देवबंद रुड़की रेल लाइन पर काम हो रहा है, ऋषिकेश से टनकपुर से देहरादून रेल लाइन हुई है, 2 वंदे भारत हमको मिली है। और हमारा जो इसका जोली ग्रांट का एयरपोर्ट है, जब बना था तो 150 फुटफॉल पर आवर था, आज 3250 फुटफॉल है, उसका एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है सर, आप पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का काम हो रहा है। आप जो दावे कर रहे हैं, कुछ जनता से सवाल ले लेते हैं। कुछ लोग इधर, मैं आता हूं आपके पास में। जी, मैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को जब से उत्तराखंड बना है तब से बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। जो आप दोनों पार्टियों के मेरा सवाल है कि जो आप दावे करते हैं, आपके पास डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है क्या? हमारी जो क्षेत्रीय असमानता है, जो सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी देश के, किसी भी समाज के लिए, वहाँ पे असमानता, मेरे ख्याल से हिल प्लेन डिवाइड उसमें बटा हुआ है। हमारा उत्तराखंड में पहाड़ में डेफिनेटली मतलब सड़कें गई हैं, सब चीज़ हुआ है, परंतु वहाँ पे आदमी नहीं रह रहा है। आपको मेरे ख्याल से इसमें देखना पड़ेगा कि आदमी वहाँ रह क्यों नहीं रहा है। बेसिकली आदमी इसलिए नहीं रह रहा है कि उसको और फैसिलिटी नहीं है, उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो उसको वहाँ पे और जगह उसकी रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है, उसके पास रहने को मकान नहीं है। मुझे लगता है जब तक आपकी एक कंक्रीट पॉलिसी नहीं होगी कि उत्तराखंड के पहाड़ों में आप विकास कैसे करें, तब तक मेरे ख्याल से दावे खोखले रहेंगे। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं। आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने देख लिया कि हमने वहाँ रोड पहुँचा दी, सब कुछ पहुँचा दिया, उसके बावजूद भी अगर पलायन हमारा कम नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि हमें अपनी रणनीतियों को बदलने की ज़रूरत है। और मेरा जो जो क्षेत्रीय पार्टी, उनसे मेरा सवाल है कि कई बार जब आप लोग सत्ता में आए, जब आपके एक आध विधायक बने, तो आप जो मुख्य पार्टी थी उन्हीं के साथ आप लोग शामिल हो गए, तो कई बार ऐसा लगता है कि जो वैचारिक जो एक कमी है कि जब हम जीत जाते हैं तो फिर हम किसी और पार्टी के साथ हो जाते हैं, तो हमारे स्थानीय मुद्दे चले जाते हैं जो कि एक लोकल पार्टी बेहतर तरीके से उठा सकती थी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस पर काम किया जाए। मैं सबसे पहले आपको जो है नमस्कार करती हूँ। मैं भारतवासी हूँ और उत्तराखंड निवासी हूँ, और मैं एक संघर्षशील महिला हूँ और जमीन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा बात आपने जो है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, सचमुच किया है, और आप जो है किया है सचमुच। ऐसी इसकी कोई नहीं, सड़कें देखो, कोई भी चीज देखो, लेकिन हमारा जो संघर्ष हुआ था किसके लिए था? पहाड़ों के लिए हुआ था। आज भी जो है वहाँ पे हॉस्पिटल बने हुए हैं, सब कुछ है व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? खूब अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ नर्स नहीं है, वहाँ कोई एम्प्लॉयज कोई भी नहीं है। और जब उन दूर दराज से जो है, कितने दूर दूर है, आप लोग पहाड़ों में गए होंगे, मैं आपसे ये अनुरोध है मेरा कि आप लोगों को जो है लड़ना है तो अपने स्वार्थ को जो है छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो ये बात बहुत अच्छी है, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा देश के लिए। प्लीज मैं बैठे, कुछ और सवाल? जी जी, ये बात जो है, मुद्दा क्या है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं केंद्र से रिलेटेड, इसलिए विधानसभा से तो रिलेटेड बात नहीं करेंगे, स्टेट से रिलेटेड बात नहीं है, बात है केंद्र से रिलेटेड। मैं ये बात करना चाहूंगा, कांग्रेस पे हम कैसे भरोसा कर लेगा? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता बनर्जी बनने वाली है, राहुल गांधी बनने वाले, कौन है? हम कैसे भरोसा करके वोट डालें कांग्रेस को? सूर्यकांत जी, कई सवाल आए हैं। मैं इस बात में एक चीज जोड़ दूं, क्योंकि मूल मसला यह है कि पहाड़ और तराई या मैदान का जो खाई बन गई है, उसके लिए कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? आपके प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन है? ये सवाल जनता के बीच में, अगर आप समय सीमा में इसका जवाब दे सकें प्लीज। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण सवाल आए। डॉक्टर ममगाई ने बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर उठाया है, और उत्तराखंड राज्य समय की सीमा है, अदरवाइज मैं इसको एलोबरेट कर सकता था। हाँ। लेकिन वास्तव में जो पलायन का मुद्दा है, पलायन आयोग आपने बनाया, वो खुद ही पलायन कर गया, पौड़ी से देहरादून आ गया, दफ्तर बना दिया उसने, खुद ही पलायन कर गया।
सवाल पलायन आयोग, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये नहीं जानेंगे कि खैरा सैंड से पलायन कैसे हो गया, सूर्यकांत धस्माना ये नहीं जानेंगे कि बग्याली से पलायन क्यों हो रहा है, या हरीश रावत जी ये नहीं जानेंगे कि उनके गांव से पलायन कैसे हो रहा है। सर विकल्प देखिए, विकल्प मैं कह रहा हूं, और मैं इसमें सीधा ये आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये भी 10 साल 12 साल से सरकार में है और हम भी 10 साल सरकार में रहे। राज्य की जो परिकल्पना थी, हमने पहाड़ में जो वास्तविक बात थी, हमने रोजगार के संसाधन पहाड़ में पैदा नहीं किए। अब पहाड़ में जो आपने कहा कि वहां पे एक अस्पताल बना भी देंगे, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया कि वहां पे अगर डॉक्टर नहीं होगा, वहां पर अगर सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होगा, वहां पे अगर नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, वहां पे अगर मेडिसिन नहीं होंगी, तो वहां पर इलाज कैसे होगा? समस्या दोहरा रहे हैं, विकल्प की बात हो रही है। मैं दोहरा नहीं रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप कंपेयर करिए हमारे शासनकाल को, कंपेयर करिए इनके शासनकाल से। आज राज्य में जो स्थिति है उसमें केवल घोषणाएं हो रही हैं। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं अगर आप देख लेंगे, पहाड़ से आया हुआ जो महिला है, जो आपने जो पीड़ा कही, प्रसव पीड़ा वाली महिला आती है उत्तरकाशी की, मैं टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप वो समस्या को दोहरा रहे हैं, आप विकल्प नहीं दे रहे। मैं दोहरा नहीं रहा हूं सर, आप वो बात मैं ये कह रहा हूं कि आज की सरकार में जो तमाम पूरे राज्य के तमाम अस्पताल हैं, आप डाटा तो लेंगे ना। आप पलायन में हमें आरोपित करेंगे या इनको आरोपित करेंगे, तो आप बताएंगे तो कि किसके शासनकाल में ज्यादा पलायन हुआ। कुछ और सवालों से पहले चेहरा सर, कुछ और सवालों से पहले चेहरा सर। कितना इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं भट्ट जी की। अग्निपथ योजना सबसे ज्यादा, अगर पूरे देश के अंदर अग्निपथ योजना का विनाशकारी असर अगर किसी के ऊपर हुआ है तो उत्तराखंड के ऊपर हुआ है। उत्तराखंड में आज भी 1 लाख सर्विस वोटर है। हमारे तमाम पूरे पांचों की पांचों पार्लियामेंट्री सीट में उसका असर पड़ता है। ठीक है। और आज एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहाड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको करना पड़ेगा वो। बिल्कुल कर रहे हैं सर। एक भी आवाज, महारानी जी हो, हमारे रक्षा राज्य मंत्री इस प्रदेश से, और अग्निपथ योजना लागू हो गई उत्तराखंड में। जो नौजवान, जो सबसे बड़ा अग्निपथ को लेकर लगातार मसला उठता है उत्तराखंड में, अपने आप में है। जवाब कुछ और सवाल लेता हूं नरेश जी। अग्निपथ, दोनों बातों का जवाब देता हूं। मैं आपको बताऊं, 2017 में जब हम सत्ता में आए, उत्तराखंड के अंदर 1000 डॉक्टर थे, आज 2500 डॉक्टर हैं हमारे आने के बाद। अब ये कागज में बोलने वाली बात, कागज में आपको डाटा भी चाहिए, और कागज में वाली सर मैं आ रहा हूं, आप वेरीफाई कर लीजिए ना। नरेश जी, आप वेरीफाई कर लीजिए, केवल आंकड़ा देंगे आज। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्या उससे समाप्त हो जाएगी। 2500 हमने किए हैं जी, और डॉक्टर कोई एक दिन में नहीं मिल जाते। आज पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज डबल हुए हैं। एमबीबीएस की सीटें 54,000 थी, आज 1,08,000 हुई हैं। एमडी की सीटें डबल हुई हैं, क्योंकि 5 साल 10 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में। हमने डॉक्टर बनाए हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में। आज 2500 डॉक्टर हमने, अरे कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, तो उसी में तो बता रहे हैं ना। आज चाहे एकदम मिल जाएगा कि सुपर स्पेशलिस्ट 2500 डॉक्टर हमने दिए हैं, आज वहां पर काम कर रहे हैं। अग्निवीर की आपने बात की है। सुरकांत जी, एक अग्निवीर पे जवाब, आपका सवाल आरोप था। बीच में बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो। मैम नरेश जी, आपने बात रखी, मैंने रोका, मैंने सुरकांत जी को रोका। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हाँ, अग्निवीर की जहां तक बात है, अग्निवीर के बारे में इतना भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताइए, अगर सेना को 1000 की आवश्यकता है तो 1000 लेंगे ना मिलिट्री में? हमने अग्निवीर योजना के माध्यम से नौजवानों के सामने 4 गुना भर्ती का काम किया है। अरे फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सुरकांत जी, मैं कह रहा हूं अग्निवीर अच्छी है, मैं कह रहा हूं ना। आप कह दीजिए, सुन लीजिए ना पहले। अरे आप सुनने दीजिए ना पहले, आप बीच में बेकार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जवाब आप पे है नहीं। ठीक है सर, आता हूं। भ्रम फैला रहे हैं कुछ सवाल अग्निवीर में। पहले मुझे जवाब देने दीजिए अग्निवीर का। जी, अग्निवीर के मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है। भाई, सेना को अगर 1000 की आवश्यकता है तो परमानेंट सेना 1000 लेगी ना। आज 25% उसमें से ले रहे हैं हम, 4 गुना भर्ती कर रहे हैं। सेना भी अपने ले रही है, और स्किल डेवलपमेंट हमारे नौजवानों का हो रहा है। सेना की सैलरी मिल करके, और 4 साल बाद उसको 12 लाख रुपए और मिल के, तो पैरा मिलिट्री में और अन्य जगह उसको स्किल्ड आदमी को जॉब मिलेगा जी। ये नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से कुछ सवाल लेते हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, और राज्य में भी कुछ वर्ष यहां पर रही। आपने विशेष औद्योगिक पैकेज छीनने का काम उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड की सरकार से किया। पहली बात तो ये अन्याय आपने क्यों किया? दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए के कार्य
जो उत्तराखंड के अंदर विकास के कार्य गतिमान है, जो धरातल भी हमारे को दिख रहे हैं। आप अपनी सरकार का कार्यकाल बताइए कि आपकी कांग्रेस सरकार में 10 साल में आपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या प्रदेश के हित के लिए कौन से ऐसे काम किए, कोई उपलब्धि आप गिना के बताइए। पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को पता है कि आज भारत युवाओं का देश है, लेकिन जिस तरह से आज नशे का आतंक पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान से लेके बॉर्डर से होते हुए उत्तराखंड में पहुंच चुका है, उसके लिए हमारी सरकारें, ना अभी तो उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, अभी तो देश की, जब युवा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ऐसी योजनाओं का, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं चाहता हूं पक्ष, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से, कि आपकी क्या कार्य योजना रहेगी कि आने वाला समय हमारा युवा व्यसन मुक्त रहे, नशा मुक्त रहे, ताकि यह देश आगे बढ़ सके। देखिए, लोकसभा से जुड़े हुए सवाल मैं करूंगा कि 24 साल के अंदर राज्य बन गया, अभी तक 8वीं सूची में जो है हमारी बोली भाषा को नहीं जोड़ा गया। हमारे को जो है पूरा पलायन के मामले में अगर मैं बात करूं तो हमारे जो वन अधिकार जो हमारे होते थे, उन अधिकारों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और हमारा जो मूल विषय है इस राज्य को बनाने के पीछे, जो हमारा मूल निवास, भू कानून और तमाम जिन चीजों को लेकर हमें इतर कर दिया जा रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं हादसे पे आ रहे हैं और लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, कहीं ये स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए क्या कार्यनीति होगी। सर, मेरा ये सवाल यह है कि उत्तराखंड के जंगल गर्मी आते ही पूरे आग के हवाले हो जा रहे हैं। वहां पर प्राकृतिक वनस्पति हो गया, जीव जंतु हो के जल करके स्वाह हो जा रहे हैं। तो क्या ऐसी रणनीति है कि हम जो है कि उत्तराखंड के जंगलों को बचा के रखेंगे? कारण क्या है कि मैंने सरकार को सुझाव भी दिया था कि उत्तराखंड के जंगलों को आप फल पट्टी के रूप में विकसित कर दीजिएगा, आम आदमी के लिए आर्थिक आमदनी, रोजगार का स्रोत बन जाएगा। जब वो जंगल आम आदमी के लिए आर्थिक आमदनी के स्रोत बन जाएंगे तो निश्चित तरीके से उन जंगलों का संरक्षण होगा। लेकिन ये चीजें अभी तक धरातल बन आई। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज जो कि बाघ देखो, पहले हम गांव में सुनते थे, लेकिन आज शहरों में बाघ आ गए, जनधन की हानि कर रहा है। तो क्या बाघ को जंगलों में रोकने के लिए कुछ इस प्रकार के योजनाएं बनाई गई हैं? आपने जो अभी फिल्म पॉलिसी उत्तराखंड में लागू की, बहुत अच्छी पॉलिसी है। आगे के लिए हमारी क्षेत्रीय फिल्मों के लिए क्या रोड मैप है, ये सवाल मेरा आपसे है। मेरा सवाल माननीय दसवाना जी से है। दसवाना जी 2017 से पहले सरकार में थे मेरे ख्याल से, तो ये अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हरीश राव जी मुख्यमंत्री होते और सड़कों पे उद्घाटन करते फिरते थे। पूछे कितने सड़कें बनाई इन्होंने, कितनी करी है, ये सवाल है मेरा सवाल ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा, और अग्निवीर योजना पर जो इन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं, 14 साल की नौकरी आपने 3 साल कर दी, तो राज्यसभा सांसद का 6 साल कार्यकाल है, तो क्या वो 3 साल कार्यकाल पर सहमत होंगे? तो अगर आप एक नौजवान की नौकरी को आप ये मानते हैं कि हम 3 साल के लिए तय हैं, तो क्या कार्यकाल के लिए भी तय होंगे? दूसरा, कांग्रेस से भी एक सवाल है कि आपने ओल्ड स्कीम, जो पेंशन स्कीम थी, उस पर आपने राजस्थान और हिमाचल में चुनाव लड़ा, मैनिफेस्टो में इस बार आपने क्यों उसको गायब कर दिया? क्या अब आपका वो एजेंडा नहीं है? ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से इधर। हाँ, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी सर, खड़े हो जाइए। मेरा माननीय सांसद जी से सवाल है कि पहाड़ों पर पलायन के कारण जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, वो पलायन होकर के प्लेन एरिया में आ रहे हैं, तो क्या सरकारी वो विद्यालय प्लेन एरिया में बन रहे हैं या प्राइवेट के हवाले उन बच्चों को किया जा रहा है? दूसरा, 2 बहुत बढ़िया स्कीम केंद्र और राज्य सरकार की विद्यालयों में चल रही है, अटल स्कूल और दूसरा PM श्री स्कूल। क्या उससे पहाड़ों के पलायन पर कोई कमी आई है? उसका डाटा सरकार के पास है? मेरा सवाल माननीय बीजेपी लीडर से है। सर, महिलाओं की सिक्योरिटी की बात आती है, आप चाहते तो हैं, आप कहते तो हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी फील्ड में आना चाहिए, लेकिन जब उनकी सेफ्टी की बात आती है, ये खास तौर पर मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट अंकिता भंडारी केस आपको पता ही होगा। हम लोगों को ये श्योर करेंगे कि महिलाएं सेफ हैं बाहर के आने में और काम करने में। मैं बहुत सारे सवाल हो गए हैं। शुरुआत में पॉइंटेड तरीके से नरेश जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि भू कानून की बात हो, पलायन की बात हो, बेतरतीब विकास, क्योंकि विकास का एक प्लान्ड तरीका हो, वो मसला, और महिला सुरक्षा, क्योंकि हिमालयी राज्यों के लिहाज से बात की जाए तो उत्तराखंड उन राज्यों में उसमें क्राइम के आंकड़े ज्यादा हैं। ये चिंता पैदा करता है विकास के साथ साथ अगर ये आंकड़े हैं। मैं चाहूंगा समय सीमा में थोड़ा सा आप इन पॉइंटेड सवाल का जवाब दे सके। तो देखिए, हमारी पार्टी नारी सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। जो घटनाएं होती हैं इक्का दुक्का, उसके प्रति हम 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। अंकिता भंडारी कांड हुआ, पहले ही दिन हमने जो कल्प्रिट थे उसके आज तक भी जेल में हैं, जमानत नहीं हुई, उनको जेल में डाला। बाकी उसकी जो प्रक्रिया, जांच प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि देश में कानून है और न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी प्रकार से।
स्वास्थ्य सेवाओं की भी अभी बात आई, मैंने पहले भी बताया जी। एम्स 1 की जगह हमने 2 एम्स, टेलीमेडिसिन का एम्स हमारा वहां खुल रहा है रुद्रपुर में। शांति जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भू कानून पे। नरेश भैया इन्हीं को बोलने दो। शांति जी प्लीज, ये मतलब एक बहस पर बेहतर नहीं हो पाएगी भू कानून को लेकर। जी, भू कानून पर भी समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण करके सरकार सख्त कानून लेकर के आएगी निश्चित रूप से। शांति जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आ रहा हूं। सूर्यकांत जी संक्षेप में, क्योंकि भू कानून एक ऐसा मसला है राज्य के बनने से समय से लेकर अस्मिता का मसला रहा है। विकल्प के तौर पे आप अभी क्या भरोसा दे सकते हैं कि साहब जनता आपके प्रति समर्थन जाहिर करे? भू कानून का जो श्री नरेंद्र तिवारी जी की सरकार ने बनाया था जी, उसका बेड़ा गर्क किसने किया, उसको डाइल्यूट किसने किया? पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया, उसके ऊपर पलीता लगा दिया धामी जी ने, पूरी खुली छूट दे दी। बहुत बढ़िया भू कानून बनाया था तिवारी साहब ने, और उसको और मजबूत कर दिया था भुवन चंद खंडूरी जी ने, 500 मीटर से 250 मीटर कर दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पर कितनी इंडस्ट्री आई। अभी एक मेरे छोटे भाई ने सवाल पूछा कि आपने इंडस्ट्रियल पैकेज बंद कर दिया, आप मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। बिल्कुल सर, आप दे 2000 आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी। अरे जिस दिन आदरणीय खंडूरी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा अब इंडस्ट्री के लिए 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, और 2007 से लेकर के जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, राज्य में कोई भी अलॉटमेंट लैंड का इंडस्ट्री को नहीं हुआ, जिसके कारण ये इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म हुआ। और इंडस्ट्रियल पैकेज ऐसी थोड़ी दे देगी सरकार आपको, इंडस्ट्रियल पैकेज में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको आपने उन नॉर्म्स को पूरा नहीं किया, इसलिए इंडस्ट्रियल पैकेज खत्म हुआ। दूसरी बात, अंकिता भंडारी की छोटी बहन ने बात उठाई, बहुत वाजिब बात है। आपने कहा निश्चित तौर पे जब अपराध खुल गया, 4-5 दिन भटकने के बाद, कभी पटवारी के पास, कभी तहसीलदार के पास, उसके बाद पुलिस ने उस मुकदमे को लिया, पुलिस ने भी जो भूमिका निभाई वो सबको मालूम है। ये छोटी बहन सवाल उठा रही है, उसका वाजिब सवाल है। अगर अंकिता भंडारी की मां कोई सवाल कर रही है, उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं एक निष्पक्ष जांच के लिए आप एक हायर एजेंसी को उसको उस पूरी जांच को दे देते? मैं आपसे बताना चाहता हूं, भू कानून की आपने बात करी, अंकिता भंडारी की आपने बात करी, और मैं फिर इस मंच से उत्तराखंड के सारे नौजवानों की तरफ से जो 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर, वो 16-17 साल का नौजवान जो दौड़ता है इसलिए कि देश की सेवा करूं, सेना में जाकर के, उसको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल, बिल्कुल मेरी बात सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। बंसल साहब ये कह दें कि हम उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों में उत्तराखंड के नौजवानों से अग्निपथ योजना को ठीक बताते हुए वोट मांगते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास जल्दी से अरुण जी, क्योंकि जो तमाम मसले जनता ने उठाए हैं, आपको लगता है कि ये तमाम मसले इसके आधार पर जनता तय करने वाली, और इन मसलों का असर इन राष्ट्रीय चुनाव को लेकर कितना पड़ने वाला? ये आम जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, भू कानून हो, मूल निवास हो। ये अब मूल निवास की अब बात करें, मेरे पुरखे यहाँ रहे, लेकिन मुझे आज भी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो मैं निश्चित तौर पर, वो मेरा नुकसान है या नहीं है इस राज्य का मूल नागरिक होने के नाते जी, तो ये मुद्दा है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता के लिए ये मुद्दे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय चुनावों की बात आती है तो निश्चित तौर पर चुनाव आते आते जब प्रचार का शोर होता है जी, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, अब निश्चित तौर पर बीजेपी के भी आएंगे तो कांग्रेस के भी आएंगे, सभी के आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर सिमट के बात रह जाती है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे चल जाते हैं। और यही कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन मुद्दों को गंभीरता से हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, जल्दी से कुछ सवाल लेते हैं। मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे इन्होंने अब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है सर, उसमें एक लाइन है कि ये रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे 50% से। सर फिर जनरल का बच्चा क्या करेगा? कि जनरल का बच्चा रहने दे, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ना दे? सर कि मतलब कि रिजर्वेशन को जो या तो आप 100% कर दो कि सबको ही मिल जाए, फिर आप उस पर आंसर दे। और सर मेरा दूसरी बात यह है कि सर कह रहे कि अग्निवीर की, सर अग्निवीर एक बढ़िया, मेरे मतलब से एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सर आप ये सोचो कि पहले हम 1000 को आदमी को नौकरी दे पा रहे थे, पर अब हम उनको 4000 को दे पा रहे हैं। बाद में उनको रिजर्वेशन मिलके वे दूसरी गवर्नमेंट नौकरीज में जा सकते हैं, उनके पास पैसा है, वे अपना बिजनेस खोल सकते हैं, वे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कुछ और सवाल इधर से पूछेंगे आप लोग? कोई जी, खड़े हो जाइए अपनी जगह। हाँ, आप पूछेंगे तो खड़े होइए सर। हाँ, पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है, जब भी आप अपना चुनावी मैनिफेस्टो रखते हैं और आप लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए जब भी उत्तराखंड से जाते हैं, तो जब आप ये बात लोगों के सामने कहते हैं कि भाई उत्तराखंड से जब हम लोग आते हैं, उत्तराखंड के जब मुद्दे रहते हैं,
तो मेनली बात ये आती है कि आप लोग सवाल मतलब आप लोग जो लोगों से जब लोगों को एड्रेस किया जाता है तो आप हमेशा कहते हैं कि हम मोदी जी के बैनर तले या राहुल गांधी के बैनर तले या जो मोदी जी ये चाहते हैं, राहुल गांधी ये चाहते हैं, तो क्या आप लोग उत्तराखंड की जनता जो आपको भेज रही है, तो क्या आपका इतना विवेक नहीं है कि आप क्या चाहते हैं आप ये लोगों को बता पाएं, या आप सिर्फ गुजरात का मॉडल उत्तराखंड में लाएं? सवाल बड़ा देर में निकला, लेकिन क्या हमारा प्रत्याशी खुद की अपनी पहचान के साथ सवाल कर सकता है या अपने बड़े नेताओं की दम पर ही चुनाव लड़ेगा? ये मूल सवाल। कुछ और सवाल आप पूछ रहे? सर, मेरा प्रश्न कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। रोजगार, अर्थव्यवस्था पर यहाँ पर बात हुई, लेकिन उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी, जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो है सर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में जो सर स्कूल्स हैं, कहने के लिए तो उत्तराखंड एजुकेशन हब है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और ये क्रम अब बढ़ता जा रहा है। लगातार दूसरे राज्यों की जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आते हैं एजुकेशन हब करके। सर, उत्तराखंड IIT JEE में उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स कितने अपीयर होते हैं और उनका सक्सेस रेट क्या है? 0.0001%। और ये भी 2017 की रिपोर्ट है सर, उसके बाद के बारे में इसमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है सर। पहाड़ी क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनके इस इतने बड़ी हित की उपेक्षा करके उत्तराखंड कैसा विकास करेगा? मेरा मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक दलों से एक सवाल है कि उत्तराखंड देवभूमि जो है वन क्षेत्र के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे हमारा वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। और जो है भी वहाँ, अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं यहीं आसपास अभी आग से पूरा जंगल, अभी हमारे सामने ही ये जंगल जला अभी थोड़ी देर पहले। इस तरीके से सारे जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जहाँ विकास के नाम पर हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए, लेकिन उन पेड़ों की जगह पर हमने नए पेड़ नहीं लगाए। दूसरा, हमारी जो पहाड़ की खेती है वो पारंपरिक खेती और बीज धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अभी जो नशे की बात कर रहे थे, हमारे जंगलों की तरफ ज़्यादातर युवा नशे का काम कर रहे हैं। अगर आप मालदेवता और इस तरफ चले जाएं तो आपको खुलेआम वहाँ पर हमारा जो युवा है वो नशा करता हुआ देखा जाएगा। तो इस पर क्या सामूहिक नीति बनने जा रही है? इतने मुद्दों की बात हुई, लेकिन जो असली मुद्दे होते हैं, मुझे लगता है कि कोई 400 पार की बात करता है, कोई अपना परिवार बचाने की बात करता है, लेकिन जो मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए लोकतंत्र के मामले में, वो कहीं ना कहीं चुनाव आते आते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ इस बात की बात होती है हम 400 पार लाएंगे और एक अपने परिवार को बचाने के लिए बात करते हैं। ऐसा क्यों है? मुद्दों क्यों गौण हो जाते हैं? ठीक है, मेरा सवाल सूर्यकांत दसमाना जी से है। सूर्यकांत दसमाना जी ने अभी बोला कि जितने भी काम हो रहे सब जो है कागजों में दिख रहे हैं, कहीं काम नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको ऑल वेदर रोड नहीं दिख रही है? क्या आपको यहाँ से दिल्ली तक के मार्ग नहीं दिख रहे हैं? क्या आपको जो हम जब पहले हम यहाँ से हरिद्वार जाते थे 2.5 घंटे में हरिद्वार पहुँचते थे, आज हम 30 मिनट में हरिद्वार पहुँच जाते हैं। तो क्या आपको ये जो विकास कार्य हो रही है दिख नहीं रहे? आपकी सत्ता इतने साल रही है, आप अपने जो है कोई भी एक उत्तराखंड में एक ऐसा अच्छी से अच्छी रोड मुझे बता दीजिए जो आपने बनाई हो। सर, पहले तो आप मेरे परिवेश देख ही रहे होंगे। जरा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की शान और पहचान के तरीके से आप यहाँ पे मौजूद हैं। निश्चित तौर से ये हम सबके लिए खुशी की बात है। सवाल में दरअसल सवाल ये है, गौचर मेला जनजातीय मेला कहा जाता था, आज वो समाप्त हो गया है। और जो संस्कृति आपके सामने खड़ी है ना, बात परिचय की करते हैं, हमें बैठाने की करते हैं, क्या हमारा परिचय है आप सबसे? हम लोग जहाँ जाते हैं कलाकारों का भी कोई परिचय नहीं है। और जहाँ तक जनजाति के अगर आप बढ़ावे की बात करेंगे, प्रथम गांव माणा को कह देंगे, कहने से नहीं होगा सर, क्योंकि प्रथम गांव नीति भी है, क्योंकि प्रथम सुरक्षा दल के बाद द्वितीय सुरक्षा दल हम भोटिया जनजाति हैं, याद रखिएगा आप। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से यमकेश्वर क्षेत्र की जनता हमेशा उपेक्षित रही है। मूलभूत सुविधाएं उनको कभी नहीं मिली हैं। यहाँ से किमसार और गंगापुर जो मोटर मार्ग है वो कभी नहीं बना, तब से लेके आज तक वो लोग परेशान हैं। और बच्चे जो है 1-1 महीने तक स्कूल नहीं जाते हैं। 12 किलोमीटर बीच में जो रास्ता पड़ता है उसमें हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, कई लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्यों नहीं हो रहा? वन विभाग क्यों सड़कें नहीं बनने दे रहा है और क्यों इसमें भाजपा सरकार हर बार हाँ करती है, एजेंडे आते हैं कि हम बनवाएंगे, उसके बाद क्यों उन लोगों को ठगा जाता है? जी, समय बड़ा सीमित है, जल्दी से। हाँ सर, सवाल मेरा बीजेपी गवर्नमेंट से भी और कांग्रेस से भी और जितने भी दल हैं, आप यूकेडी हो चाहे कोई हो, बीजेपी ने सड़कें दी, लेकिन वो सड़कें सरकने के लिए भी गांव खाली हो गए।
कांग्रेस ने भी पलायन का राग अपनाया, बीजेपी ने भी पिछले मैनिफेस्टो में विधानसभा के यही था कि भाई पलायन पे रोक लगाएंगे, लेकिन पलायन अभी तक यथावत जारी है। और राष्ट्रवाद की बात में, क्या राष्ट्रवाद में पहाड़ कहीं शामिल है कि नहीं? ठीक है, और इधर कौन जी खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। हाँ, मेरा नरेश बंसल जी से सवाल है कि बंसल जी, अगर आप लोगों ने इतनी इन्वेस्टर सबमिट कराई, आपने पहले वाले में टारगेट दिया था 1,30,000 करोड़, बाद में आपने 3.5 लाख करोड़ के एमओयू की बात कही, तो हम आज तक तिवारी जी के कार्यकाल को क्यों याद करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल? सर मेरा सवाल तो क्या है, मेरी सहानुभूति भी है कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ। जनता का सवाल है तो जनता का सवाल ये है कि कांग्रेस अगर नहीं होगी तो विपक्ष कहाँ होगा, जनता के विपक्ष के मुद्दे कौन उठाएगा? तो इसलिए कांग्रेस से जो नेता पलायन कर रहा है, इस पर भी कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। कोई और सवाल? जी। ये जब पूर्व सैनिक की बात आती है तो दोनों ही पार्टी अपने वोटों के लिए उनको अपनी तरफ रुझाती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो क्यों उनको दरकिनार किया जाता है? ठीक है, लगभग बहुत सवाल आ गए हैं, अब जवाब लेना जरूरी है। जितने भी मसले मुद्दे उठे हैं उसमें यूकेडी आज कहां पे खड़े और उसके पास एक विकल्प क्या है? भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव की मेरी वो बहन मेरे क्षेत्र की है, यमकेश्वर की। हम काला पानी है, किमसार मोटर मार्ग बन नहीं पा रहा है, कारण जंगली जानवरों के कारण। 1980 में वन अधिनियम के कारण पहाड़ का विकास अवरुद्ध हुआ है। और आपने कहा कि पहाड़ में से पलायन रोकने के लिए समाधान क्या है, तो समाधान मैं बता दूं। गांव में 150 नाली का किसान केवल वन अधिनियम के कारण जंगली जानवर उसके खेत को खराब करते हैं, वो खेत से दूर हो गया, इसलिए वो मजबूर है पलायन के लिए। जहां की ये बहन यमकेश्वर की बात कर रही है, वहां हाथी घर में आकर रोटी छीन जाते हैं। गांव में महिला सुरक्षित नहीं है। सरकार को वन अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए। नागालैंड में दूसरा कानून, हमारे यहाँ दूसरा कानून, इसलिए उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। ये समाधान है कि गांव के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाए। सूर्यकांत जी, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, तमाम ऐसे मसले हैं जो हमारे आपके बीच के लोगों से उठते नजर आते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, पहली बार वोटर जो बात कह रहा है कि साहब नशे की स्थिति कहीं दिखाई पड़ रही है, या तमाम ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम की बात हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या वो समाधान लेकर आप आज यहाँ पे रखेंगे जनता के सामने कि आप में विश्वास पैदा हो? बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब तो देना संभव नहीं है जी क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। वरना सभी सवालों के सवाल, बहन ने यमकेश्वर की जो बहन आई है, आपकी सड़क इसलिए नहीं बनी कि 2002 के चुनाव से लेकर के आज तक 5 बार आपने भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जिता करके भेजा, 5 बार, इसलिए सड़क नहीं बनी आपकी। और ठीक है सर, हाँ, ओके। और मुख्यमंत्री जो आपने मुझे जो आपने कहा कि क्या समाधान है जी, हमने 5 गारंटियां अपने घोषणा पत्र में, जो हमारा घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में 5 गारंटियां दी हैं। 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। हमने युवा न्याय, नौजवानों के साथ हर शांति जी प्लीज, शांति जी प्लीज, शांति जी प्लीज, नहीं पढ़ के बतानी पड़े, इससे पता चलता है कि नेता जो है, ठीक है, जनता देख रही है ना, ठीक है, जनता देख रही है। शांति जी प्लीज, सूर्यकांत जी अपनी बात रखें। शांति जी प्लीज, देखिए प्लीज मर्यादा रखें। हाँ, युवा न्याय ये नौजवानों के लिए है, शिक्षित नौजवानों के लिए। हमारे जो एमएसपी की जो गारंटी की मांग किसानों की है जी, किसान न्याय, पूरे देश की महिलाओं को नारी न्याय, जिसमें 1 लाख हर साल देने का वादा हमने देश की हर महिला से करा है जी, और मनरेगा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली स्कीम, जो आज तक जिसका कोई तोड़ नहीं आया है जी, उसमें प्रतिदिन मजदूरी 400 रुपया करने का वादा, ये श्रमिक न्याय है। और हिस्सेदारी न्याय, अभी एक भाई ने कहा रिजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उसमें हम कह रहे हैं गिनती कराओ ना, गिनती कराओ जी, तो उसमें हिस्सेदारी न्याय, ये हमारी 5 गारंटियां, ये हमने अपनी पूरे जो हमारा 45 पेज का, अभी ठीक है सूर्यकांत जी, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं। और उत्तराखंड के अंदर हमारा उत्तराखंड के नौजवानों से वादा है कि कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। पहला फैसला अग्निपथ योजना को खत्म करने का होगा, पुरानी जो प्रणाली है उसको लागू करने का। सर, मैं एक पॉइंटेड, एक सीधा सा जवाब से चाहूंगा, इससे पहले नरेश जी के पास जाऊं। एक सवाल ये भी आया था कि चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। सर एक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का चुनाव
हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में बहुत अच्छा सवाल किया मेरे साथियों ने। संक्षेप में हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जी हाँ, चेहरा बता रहा हूँ प्लीज। हाँ, चेहरा हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हम संसद चुनते हैं जी, सांसद चुनते हैं, और सांसद जब चुनते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया का है जी, उसमें हम प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन रहे हैं। अभी आप नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे क्या जी, 2004 में। ठीक है, ओके। अरे 2004, एक मिनट सूर्यकांत जी, आप जो बात कह रहे हैं, अरे आपके चिल्लाने से प्लीज, नहीं एक सेकंड, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, सांसद चुनते हैं, लेकिन चिल्लाने से नहीं होगा। एक सेकंड, आपके चिल्लाने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मैं चिल्ला नहीं, मैं प्लीज नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको कहने दीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं अपनी बात कह रहे हैं, संसदीय व्यवस्था है हिंदुस्तान में, संसदीय व्यवस्था है। 2004 में जब फील गुड हो रहा था जी, जब फील गुड हो रहा था और अटल जी जैसा महान व्यक्ति प्रधानमंत्री था, उधर अटल जी थे, तो 2004 में देश ने तय कर दिया था कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेश जी, क्योंकि एक फाइनल कमेंट, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते, निकल के आए हैं वो, और एक तरीके से जो बातें आई है कि साहब युवाओं का मसला हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, पलायन की बात हो, भू कानून की बात हो, इन सबको एक समाधान देता हुआ उत्तराखंड के आने वाले समय में बीजेपी क्या एक भरोसा देगी? आज देखिए, अभी जो घोषणा पत्र की बात हुई है जी, उसमें इन्होंने कहा है कि हम ये गारंटी दे रहे हैं। इनकी गारंटी किसी ने मानी आज तक? इनकी अपने आने की गारंटी नहीं है। सारी दुनिया कह रही है कि अब की बार, फिर एक बार लड़ नहीं रहे वो 400, फिर एक बार जी, ये जनता कह रही है वो 400। इसको राजनीति का मंच बनाइए, हम आपसे तार्किक बहस करते हैं। सूर्यकांत जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी, नरेश जी, पहली गारंटी नहीं निभाई। सूर्यकांत जी, पिछले चुनाव में प्लीज, इनकी गारंटी, पहली गारंटी फेल हो गई। हाँ नरेश जी बोलिए। हाँ, पिछले चुनाव में गारंटी मानेगा नरेश जी, प्लीज। हाँ सूर्यकांत जी, प्लीज 2 करोड़ सर, आपको पूरा समय दिया सर, आपको पूरा समय दिया। अब आप डिरेल कर देंगे सर, बहस को कोई फायदा नहीं। सर प्लीज, आपको पूरा नहीं, अब वो अपनी बात रख रहे हैं, आपने रखी, आपने अपना पूरा मैनिफेस्टो गिनाया सर, आपने पूरा अपना मैनिफेस्टो गिनाया, फिर आप उसके बाद उनको बात रखने दीजिए प्लीज। हाँ नरेश जी, सूर्यकांत जी, 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। नरेश जी बोलिए। मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ। 200 रुपए का हो गया। सूर्यकांत जी प्लीज। हाँ, मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ। हाँ नरेश जी प्लीज। हाँ, आप अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, दीजिए जवाब सूर्यकांत जी प्लीज। सर सूर्यकांत, आपने महंगाई की, तो मैं महंगाई का जवाब दूंगा। जनता देगी जवाब। हाँ प्लीज, मैं महंगाई का जवाब दूंगा जी, दीजिए। जब अटल जी की सरकार गई तो आटा क्या भाव था? 8 रुपए। और जब इन्होंने सरकार छोड़ी, हमारी 14 में आई तो 24 रुपए। आज आटा 3 गुना, 42 रुपए। किसने कह दिया? ये आप ही लोग बेचते हो जमाखोर भैया। 32 रुपए दुकानें, समय की सीमा लोगों की, हमारी नहीं। नरेश जी 10 साल में 8 रुपए बढ़े, जल्दी से। आपने 3 गुना बढ़ा दिए। आड़त और दुकानें आपकी हैं, हमारी नहीं। चीनी जब अटल जी की सरकार गई तो 13 रुपए थी, आपकी सरकार गई तो 39 रुपए थी, और 10 साल में आज भी 39-40 रुपए है जी। आप पेट्रोल की बड़ी बात करते हैं जी। पेट्रोल में जब अटल जी की, सुन लीजिए सूर्यकांत जी प्लीज। हाँ, जब अटल जी की सरकार गई तो 33 रुपए पेट्रोल था, और आपकी सरकार गई तो 73 रुपए था। और 73 रुपए में भी तब था जब आपने 1,40,000 के कैश वाउचर, 1,40,000 करोड़ के जगलरी करके जी पेट्रोल वालों को दिए। तो आपकी तो 33 से 73 हुआ, आज 73 से 96 है। 10 साल में सिर्फ 23 रुपए बढ़े, आपका तो डबल से ज्यादा बढ़ा। ठीक, आप महंगाई की बात करते हैं दुनिया में। आपके सुनो सूर्यकांत जी, सुनने की हिम्मत रखो जी, सुनने की हिम्मत रखो। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। आप बात नहीं सुनेंगे। आप 55 साल में उठाकर देख लीजिए, इनके शासनकाल में महंगाई डबल डिजिट रही है, और हमने 6% से नीचे रखी है। कागजों में अब कागजों में आपको डाटा पे भरोसा नहीं, आपको संविधान पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। आप जो कहें वो सही, ये क्या होता है? ठीक, एक वक्त खत्म हो गया। फाइनल कमेंट अरुण जी, संक्षेप में आपको लगता है कि तमाम जो दावे हैं, जो चैलेंजेस हैं एक दूसरे को लेकर, जनता के मसले मुद्दों के बीच में 19 अप्रैल को किस तरीके से उत्तराखंड एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा पिछले बार के अपने वोटिंग परसेंटेज से बढ़ के, क्या वो प्रयास भी दिखाई पड़ेगा इस बार? निश्चित तौर पर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग जो है जी, ये संयुक्त प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह मतदान की शपथ दिलवा रहे हैं जी, और कुछ जन जागरूकता भी हुई है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से कहें या किसी माध्यम से कहें, कुछ जन जागरूकता भी बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि इस बार पहले से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड का होगा जी, और ये होना भी चाहिए। ठीक है जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, नरेश जी आपका, सुरकांत जी आपका, शांति जी आपका, अरुण जी आपका, और आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जोरदार तालियां, और इस बात का विश्वास यहां से देके जाइए कि आप लोग पिछली बार का रिकॉर्ड जो है वो इससे ज्यादा मतदान करेंगे और युवा मतदाता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा करेंगे। तो निश्चित तौर से जनवाणी के इस कार्यक्रम में देहरादून से फिलहाल बस इतना ही, लेकिन हम अलग अलग मंचों से इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जो राजनीतिक नब्ज है उसके समझाते हुए आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनाव